आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में जल्दी से लाइव आ जाइए और सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आइए भाई, सारे बच्चे लाइव आ रहे हैं। ठीक, कल संडे था तो कल मुलाकात नहीं हुई, आज मुलाकात हुई। गुड मॉर्निंग सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सबका स्वागत। जल्दी से आ जाइए। ठीक है, प्रिंस कुमार जी गुड मॉर्निंग, जय मां सरस्वती बबलू जी, रॉकी जी गुड मॉर्निंग, विष्णु जी गुड मॉर्निंग, टारगेट बोर्ड 12th प्रिया कुमारी जी गुड मॉर्निंग, विद्या झा जी गुड मॉर्निंग, श्री कृष्ण कुमार केशरी गुड मॉर्निंग, जय महाकाल बाबू, आज सोमवार है वैसे भी, शिव जी का दिन, सादर प्रणाम स्नेहा झा जी, स्वीकार, राधे राधे टारगेट बोर्ड फैमिली को, रोहित कुमार जी थैंक यू बच्चा, विकेश बिहारी आई थिंक था आगे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, एमडी सलमान जी राधे राधे। उर्दू का क्लास क्यों नहीं हुआ? उर्दू वाले सर जानेंगे, हम तो अपने टाइम पे आए हैं, शायद नहीं चला, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है कुछ। ठीक है बच्चा, चलो बच्चा धीरे धीरे लाइव आ रहा है बच्चा आप लोग, और क्लास को बिना किसी देरी के चलो शुरू किया जाता है, क्योंकि आज चैप्टर को खत्म भी करना है और जितने भी हेडिंग हैं वो भी खत्म करने हैं बचे हुए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं वो भी। ठीक है ना, प्रियंका कुमारी जी गुड मॉर्निंग, ठीक ना, विष्णु प्रताप जी ठीक। कुछ आइडिया नहीं है बच्चा उस बारे में कि क्लास क्यों बंद हुई। चलो आज जो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग उसको लीथल जीन या मृत्यु कारक जीन, ठीक है ना, उस पर टिप्पणी किया जा रहा है। तो कह रहा है चलो ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि लीथल जीन या मृत्यु कारक जीन क्या होता है। देखो, हमारे शरीर में अगर पूछेगा हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करता है, तो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य डीएनए करता है, पहली लाइन। दूसरा, ठीक है ना, ठीक है करवा देंगे बायोलॉजी का गेस्ट पेपर बच्चा, अभी आज की क्लास पे फोकस करिए, बाद में बाकी चीज़ों पे बात कर ली जाएगी। और उन लक्षणों को अगर कहेगा कौन धारण करने का कार्य करता है, तो उन लक्षणों को धारण करने का कार्य करता है जीन। जीन हमारे लक्षणों को धारण करने का कार्य करता है और डीएनए के साथ जुड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, जिसके कारण हमारे लक्षण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जीन को ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने कारक शब्द से प्रदर्शित किया था, जिसे जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है ना, जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, जीन शब्द के रूप में परिवर्तित किया था। तो अगर पूछ लिया कि जीन को वर्तमान में, तो जीन कह रहा हो पूर्व अवस्था में, मतलब पहले क्या कहा जाता है, तो कारक कहा जाता था। कारक शब्द का प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल और जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था, ठीक है ना। कमेंट आता है स्नेहा कुमारी जी, और सभी को सादर प्रणाम मेरी तरफ से, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को वालेकुम अस्सलाम, सभी को सर प्रकार। ठीक, जीन क्या होता है सर? गुड्डू कुमार जी, जीन वह संरचना है जो हमारे आनुवंशिक लक्षणों को धारण करती है और डीएनए के साथ जुड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, ठीक है ना। प्रीति यादव जी, वो डिपार्टमेंट कॉल सेंटर में जो बैठते हैं बुक अपलोड करने का उनका है, ऑब्जेक्टिव उनका है, हम लोग दे चुके हैं। हो सकता है कुछ करेक्शन वगैरह कर रहे हो, क्रॉस चेक कर रहे हो, जैसे कुछ गलतियां ना निकले तो हो सकता है लेट चल लग रहा हो। तो अभी फिलहाल आप सभी बच्चे आज की क्लास पे फोकस कीजिए और उसको समझते हैं। तो कुछ जीन ऐसे स्थानांतरित हो जाते हैं हमारे शरीर में माता पिता से संतानों में, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वह जीन जो माता पिता से हमें प्राप्त होता है, जिसके कारण किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, उसी जीन को हम लोग कहेंगे क्या, लीथल जीन कहते हैं, या उसी को हम लोग कहते हैं मृत्यु कारक जीन। ठीक, कह रहा अर्थात मृत्यु कारक जीन या लीथल जीन, बहुप्रभावी जीन या पेलियोट्रॉपिक जीन भी कहते हो। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन, एल क्यूनोट ने 1905 में पता लगाया कि घरेलू चूहे में, सीधे सीधे बताओ कि अगर पूछेगा लीथल जीन के बारे में किसने बताया था, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल क्यूनोट ने। किसमें उन्होंने अपना प्रयोग किया था, तो घरेलू चूहों पर अपना प्रयोग किया था। और अगर पूछेगा कहाँ खोज किया था, तभी लीथल जीन की खोज हुई थी घरेलू चूहे में। कैसे हुई थी उसको समझाने की बात आप समझ लो, ठीक है ना। चलो, लीथल जीन सर आज और सब क्लास बंद रहेगा या नहीं, प्रैक्टिकल का एग्जाम है शायद बच्चा। देखो अब इस बारे में तो प्रिंसिपल नोएडा लेंगे, हम लोग तो नहीं ले सकते ना बीच में। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मृत्यु कारक जीन। ये क्वेश्चन ही पूछता है ऐसे कि मृत्यु कारक जीन क्या होता है, ठीक है ना, या किसे कहते हैं। तो हम सीधे प्रश्न ही लिख दे रहे हैं, प्रश्न में सीधे लिख दे रहे हैं मृत्यु कारक जीन। मृत्यु कारक जीन की वंशागति, वंशागत मतलब वह जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होता है, वंशागति की क्रिया का रेखा चित्र द्वारा वर्णन करें, रेखा चित्र द्वारा वर्णन करें, वर्णन करें। आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो फिर बनाने में दिक्कत होगी, और फिर एक बार बनाने में दिक्कत होगी बच्चा तो सब चीज़ शुरुआत ही खराब हो जाएगी आप लोग की। ठीक, अब इसके उत्तर में सबसे पहले हम लोग उसका रेखा चित्र बनाएंगे। तो सीधे सीधे कहा जाए कि एल क्यूनोट ने किस चूहे पर प्रयोग किया था, तो घरों में जो हमारे चूहे मिलते हैं उन्हें घरेलू चूहे पर, ठीक है ना।
सलमान जी, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन बैंक से नहीं आते हैं, ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले किस पे, घरेलू चूहों पर प्रयोग किया था, ठीक। घरेलू चूहों में कह रहा है कुछ चूहों के शरीर में जो बाल है उनका रंग पीला था और कुछ में क्या था, भूरे रंग का था, ठीक है ना। कुछ में पीला था और कुछ में भूरे रंग का था। कुछ में पीला है और कुछ में भूरे रंग का बाल है, भूरे रंग का बाल है, ठीक। तो जो भूरे रंग का बाल था उसको उन्होंने माना था फीमेल, ठीक। ये जो मादा है उसके बाल कैसे हैं, भूरे रंग के हैं, और जो नर है उसके बाल कैसे हैं, पीले रंग, सॉरी हाँ, पीले रंग के हैं। तो नर का सिंबल इस तरीके से और मादा का सिंबल इस तरीके से। और कह रहा है कि जिसके कारण इसका रंग भूरा है उसके लिए जो जीन जिम्मेदार है वो है क्या, स्मॉल वाई, और इसके लिए जो जीन जिम्मेदार है वो है क्या, कैपिटल वाई, ठीक। इसके लिए जो जीन जिम्मेदार है वो क्या है, कैपिटल वाई। चलो बच्चा, कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेट नहीं हुआ, अभी जल्दी से लाइव आ जाओ, ठीक। तो कह रहा है कि कोई चूहा पीला है क्योंकि उसमें विषम युग्मजी जीन है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई होगा प्रभावी जिसके कारण चूहा कैसा है, पीला। स्मॉल वाई होगा अप्रभावी जिसके कारण उसके शरीर में कोई भी भूरे रंग वाले लक्षण प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन यदि इसी चूहे को किसी भूरे रंग के चूहे मादा के साथ संकरण कराया जाए तो कह रहा है इनके संतानों में किस प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे। तो ये हो जाएगा क्या, पैतृक पीढ़ी, ये होगा पैतृक पीढ़ी, ठीक। ये हो जाएगा क्या, जीन, और सबसे पहले इसमें क्या बनेंगे, युग्मक। क्या बनेंगे, युग्मक। तो जो इसमें युग्मक बनेंगे वो दो प्रकार का बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें सब एक ही प्रकार के हैं तो इसको दोनों को वैसे भी लिख सकते हो। और संकरण की क्रिया कराओगे, ठीक है ना, संकरण की क्रिया कराओगे तो वाई के साथ किसको कराओगे, इसके साथ, तो हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी को इसके किसके साथ कराओगे, दूसरे वाले के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसी को इसके साथ कराओगे तो स्मॉल वाई, और इसके साथ कराओगे तो स्मॉल वाई। अब बच्चा एक चीज देखो, इन दोनों को हम किस रंग का मानेंगे, यही वाला पीला, ठीक। इन दोनों को किस रंग का मानेंगे, तो इसको मानेंगे क्या, भूरा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जब पीले व भूरे रंग के चूहों के बीच संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होने वाले चूहों का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात कितना आएगा, 50-50%। कितना होगा, 50-50%। ये अनुपात कितना हो जाएगा, दो दो की संख्या में है, 50-50%, ठीक। और परसेंटेज होगा 50-50%, अनुपात कितना हो जाएगा, 2:2। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक। हाँ, 50% पीला चूहा और 50% भूरा, और दो के रेशियो में भी अनुपात 2 का है और परसेंटेज 50-50 का, हम गलती से उसको अनुपात में बोल गए, ठीक। अब इसी में मैं ठीक हूँ बच्चा। अब इसी में अगर कह रहा है कि स्व संकरण की क्रिया करा जाए, इसमें करा दिया जाए, इसमें कराओगे तो सबके सब भूरे ही प्राप्त होंगे, स्मॉल वाई सब मिलेगा, लेकिन इसमें स्व संकरण की क्रिया करा जाए, क्या करा जाए, स्व संकरण या स्व निषेचन, जो चूहा है ना, स्व निषेचन कराया जाए। स्व निषेचन कराओगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को किससे कराना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। पहले को पहले के साथ कराओ, ये मिलाने वाला रेशियो आराम से याद रखो। पहले को दूसरे से कराओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरे को पहले से कराओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसी को इससे कराओ, कैपिटल स्मॉल वाई। और ये कौन सी पीढ़ी है बच्चा, तो ये है द्वितीय पीढ़ी। क्या है, द्वितीय पीढ़ी। क्या है, द्वितीय पीढ़ी। अभी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, मेन चीज यहां समझना है, ये दोनों कैसे, ये कैसा होगा, अकेले है, ये कैसा होगा, ये होगा भूरे रंग का, ठीक। ये दोनों कैसे होंगे, पीले रंग के। और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कहीं पे भी हम लोगों ने कैपिटल वाई नहीं लिया है, दोनों जगह, यहाँ भी चाहे यहाँ भी। तो उसका रंग निर्धारित न होने की वजह से इस चूहे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इस चूहे की क्या हो जाएगी, मृत्यु। और क्यों मृत्यु हो रही है बच्चा, तो इसके मरने का कारण क्या है, क्योंकि इसके शरीर में क्या पाया जाता है, मृत्युकारक जीन। तो जब दो प्रभावी जीन किसी चूहे के शरीर में पहुंचेंगे तो उस चूहे की क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है। तो दूसरी पीढ़ी में जो परसेंटेज लिखोगे, ये था 50% और ये था कितना, 25%। और रेशियो जब लिखोगे अनुपात, तो 2 रेशियो क्या लिखोगे, 1।
तो अभी तक आप लोगों में यही पूछा है कि लीथल जीन में जो द्वितीय पीढ़ी में रेशियो या अनुपात प्राप्त होता है वो 2:1 क्यों प्राप्त होता है। उसका रीज़न ये है कि जब प्रभावी लक्षणों वाले दोनों जीन किसी चूहों में पहुंचेंगे तो उस चूहे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, और उसी जीन को हम लोग क्या कहेंगे, मृत्युकारक जीन। तो ये लाइन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, नोट करके लिखोगे, जब किसी चूहे में दो प्रभावी लक्षणों वाले जीन प्राप्त होते हैं तो, या लक्षणों वाले जीन प्रवेश करते हैं तो चूहे की मृत्यु हो जाती है। चूहे की मृत्यु हो जाती है किसके कारण, लीथल जीन के कारण या मृत्युकारक जीन के कारण, मृत्युकारक जीन के कारण। तो अब बात समझ में आ जाएगी। बताओ, कमेंट आ रहा है दीपी कुमारी जी, पर फिलहाल बनाने पर और प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। अब बताओ, आप समझ लोगे? अब तो मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत होगी इसको बनाने में, लीथल जीन कैसे स्थानांतरित होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है ना। हैप्पी बर्थडे ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी नहीं, दुर्गेश कुमार सिंह जी, आशीर्वाद आपने लिखा है, सॉरी लाइट फिट कटा। चलो, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब होंगे आप लोगों के, पहले सिलेबस एक बार खत्म कर लिया जाए, जितना इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ के, ठीक है ना। चलो बताओ, चलिए, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। चलो बच्चा, तो लीथल जीन के बारे में सिर्फ इतना बनाना रहेगा और ये लिखना रहेगा, ठीक। चलिए, कहाँ गया भाई, अच्छा यहाँ था। चलो अब आते हैं बच्चा, इसके बाद पढ़ने की कोशिश करते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रिया। किसको? पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रिया। दो जगह पूछता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण तो आसान है, सबको आसानी से समझ में आ जाता है। एक पूछता है पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रिया, एक पूछता है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बच्चा एक चीज ध्यान रखना, लिखा है पक्षियों, सरीसृपों, पतंगों व तितलियों, छोटे कीड़े मकोड़ों को कह रहा जो लाइट के आसपास उड़ते हैं। सरीसृप रेंगने वाले जीवों की बात कर रहा है, और पक्षियों की तो बात समझे रहो। कुछ उभयचरों और कुछ मछलियों में यह भेद उल्टा होता है, अर्थात नर में लिंग गुणसूत्र समान होते हैं परंतु मादा में असमान होते हैं। इस प्रकार नर संयुग्मकी तथा मादा विषम युग्मकी होते हैं। नर में एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं जबकि मादा में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। इस लाइन को आप समझो बच्चा। इस लाइन में कहने का मतलब यह है कि मनुष्यों में अगर हम लोग मेल की बात करें, पुरुष की बात करें, ठीक, तो पुरुष में गुणसूत्र कैसे बनते हैं, XY। जबकि मनुष्यों में मादा की बात करो बच्चा, तो मादा में गुणसूत्र कौन से बनते हैं, XX। तो मादा में दोनों प्रकार के गुणसूत्र कैसे हैं, समान हैं। नर में दोनों प्रकार के गुणसूत्र कैसे हैं, असमान है। लेकिन पक्षियों, सरीसृपों और पतंगों में ये उल्टा है। यहाँ नर में कैसे हैं, समान है। नर में जो गुणसूत्र है वो कैसे हैं, समान है, और मादा में जो गुणसूत्र हैं बच्चे ये कैसे हैं, असमान है। तो इसमें कह रहा है कि उल्टा होता है। पहली लाइन तो ये ध्यान रखना। मनुष्यों की अगर बात करेगा लिंग निर्धारण में कौन सहायता प्रदान करता है, तो पुरुष की यक्ष वाला पहले पहुंचेगा कि वाई वाला पहले पहुंचेगा। अगर यक्ष वाला पहले पहुंचा तो लड़की पैदा होगी, और वाई वाला पहले पहुंचा तो लड़का पैदा होगा। लेकिन पक्षियों में ये क्या है, उल्टा है। अगर पक्षियों में क्या है, ये उल्टा है, ठीक है ना। पक्षियों में क्या है, ये उल्टा है। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि पक्षियों में अगर नर पक्षी है तो इसमें जो गुणसूत्र होंगे वो कैसे होंगे, एक समान होंगे, जिसे प्रदर्शित किया जाएगा किससे, जेड से। और पक्षियों में जो मादा पक्षी है उसमें जो गुणसूत्र हैं वो कौन से हैं, ZW, मतलब विषम युग्मजी। तो मादा क्या होती है, विषम युग्मजी होती है, विषम युग्मजी होती है। जबकि नर यहां पर क्या है, सम युग्मजी है। नर क्या है, सम युग्मजी है, सम युग्मजी है। यहां पर नर क्या है, सम युग्मजी है, क्योंकि दोनों प्रकार के जीन इसमें क्या है, एक समान है, और गुणसूत्र भी, और इसमें भी दोनों जीन कैसे हैं, एक समान है। अब जब इसमें युग्मक के बनने की क्रिया होगी बच्चे, क्या बनेगा, युग्मक। तो युग्मक जब बनेगा तो दोनों एक जैसे बनेंगे। इसमें दोनों क्या बनेंगे, जेड वाले बनेंगे, ठीक। और इसमें जो दोनों युग्मक बनेंगे बच्चे, वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। इसीलिए पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होगा वो मादा पक्षियों पर आश्रित होगा, न कि नर पक्षियों पर आश्रित होगा। यहाँ मादा डिसाइड करेगी कि नर पक्षी पैदा हो रहेगा कि मादा पक्षी। हाँ, सारे बच्चे ठीक ले पिला दो भाई चाय, वैसे भी चाय आज छूटी गया है। तो यहाँ क्या लिखोगे, जेड। दूसरे वाले से मिलाओगे तो क्या आएगा, ZW। तीसरे वाले को इससे मिलाओगे तो क्या होगा, जेड।
और यहाँ पर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा ZW। तो बच्चा यहाँ पर कैसे क्या होगा, ये है क्या ZZ मतलब नर पक्षी, तो नर का सिंबल हम ऐसे बना सकते हैं, ZW मतलब मादा पक्षी, फिर नर पक्षी और फिर मादा पक्षी। ठीक, उल्टा लिख दिया क्या यार हम, एक मिनट, मुझे लग रहा है उल्टा लिख दिया, एक मिनट, ठीक है ना। नर पक्षी मतलब ऐसे होगा, मादा ऐसे होगी, ये नर है और ये मादा का सिंबल है। ठीक, और ये क्या है प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। तो एक लाइन यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ एक लाइन लिख लेना, पक्षियों में लिंग निर्धारण मादा गुणसूत्रों पर आश्रित होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण मादा पर आश्रित होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस पर आश्रित होता है, मादा पर। हाँ हाँ बच्चा, वो मुझे भी याद पड़ा, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये हो गया गड़बड़, जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं, लेकिन ठीक है ना। पीले भूरे वो गोल ना, ये वाला सही है बच्चा, इसमें नर और मादा की बात रही है। इसमें कह रहा है कि जो चूल्हा पीला था वो मादा है और जो भूरा था वो कैसा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ नर और मादा हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था। चलिए अब आते हैं बच्चा, ये बात अगर समझ में आ गई हो तो बताओ। नहीं बच्चा, अभिषेक बिहारी जी, वहाँ हम लोगों ने नर मादा डिसाइड नहीं किया था कि नर वाली पीली है कि भूरी है, ठीक है ना। चलो, हाँ ये मोर में भी ऐसा ही होगा, ठीक, बताओ। कोई बात नहीं, ये बना लोगे आप, जल्दी बताओ, अगर ये वाला लगता है कि बना लोगे तो आप लोग बताओ। तो अगर पूछेगा पक्षियों में लिंग निर्धारण कितने बताएगा, ठीक है ना, तो हाँ ओके, तो वो इस तरीके से होगा, पक्षियों में लिंग निर्धारण मादा पक्षियों से होगा, ठीक है ना। स्वयं निषेचन क्या है, जब अपने ही लक्षणों को अपने ही के साथ निषेचन की क्रिया कराई जा रही है, स्वयं निषेचन, ठीक है ना। कैपिटल वाई स्मॉल वाई को कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ ही कराया, ठीक, ओके सर जी, क्लियर है। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। मधुमक्खियों के विषय में बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा जंतु है जिसके पिता नहीं होते लेकिन माता होती हैं, मतलब, ठीक है ना। चलो अभी बताते हैं। चलो लिखा है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विशिष्ट एलोसोम की अनुपस्थिति में होती है, इसे हैप्लॉइडी कहते हैं। इस प्रक्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित यगमनज से होता है, जबकि नर मधुमक्खी, ये ध्यान रखना, बिना निषेचन के सीधे अंडाणु से बनते हैं। ये दो लाइन एकदम क्लियर रखो, आराम से सही हो जाएगा। नर मधुमक्खी के विकास को अर्हेनोटॉकी कहते हैं और मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या आधी और द्विगुणित दोनों होती है। इसको कैसे, इसको समझा देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको समझा देते हैं कि नर मधुमक्खियों में कैसे जनन की क्रिया होती है। देखो सीधे सीधे कह रहा है, मधुमक्खियों में जो नर है, किसमें, एक मिनट, नर मधुमक्खी में, नर मधुमक्खी में, ठीक, और दूसरी क्या है, मादा मधुमक्खी है, मादा मधुमक्खी है, मादा मधुमक्खी है। तो क्वेश्चन में ही पहले आप ध्यान रखना, मादा मधुमक्खी का शरीर द्विगुणित होता है 2n, और नर मधुमक्खी का शरीर अगुणित होता है, मतलब n। मादा मधुमक्खी में बच्चे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 32, कितनी होती है, 32, और नर मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चे, 16, ठीक है ना। इसीलिए अगुणित लिखे हो, उसको द्विगुणित लिखे हो। और ये क्या है, पैतृक पीढ़ी, पैतृक पीढ़ी है, ठीक। इसमें किसकी बात हो रही है, गुणसूत्रों की बात हो रही है, किसकी, गुणसूत्रों की बात हो रही है। तो नर मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या 16 और मादा मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या 32। तो बच्चा जब भी जनन की क्रिया होती है, जेड, अच्छा लिखने में फिर गड़बड़ कर दिया क्या, नर ZW मादा, नर मादा, सही तो लिखे हैं, सही तो है बच्चा। जेड मतलब हो जाएगा कि नर पक्षी, ZW मतलब मादा, ठीक तो है, ZW मतलब मादा, जेड मतलब नर, ZW मतलब मादा, जेड मतलब नर, सही बच्चा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे कह रहा है कि जब भी निषेचन की क्रिया होगी उससे पहले गैमीट्स या युग्मक बनते हैं। तो यहाँ युग्मक बनते समय होगा समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होती है, कितनी कोशिका में, 2 कोशिकाओं में, और गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यह क्या बन गया, युग्मक।
लेकिन जब मादा मधुमक्खियों में अंडाणु बन रहे होंगे, ये तो ये सब स्पर्म बनते समय हो गए, मादा मधुमक्खियों में अंडाणु बन रहे होंगे, तो यहाँ हुआ होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या हो गया? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। और हमेशा शुक्राणु चलकर जाता है किसके पास? अंडाणु के पास। और जाने की क्रिया को क्या कहते हो? निषेचन। तो ये इससे मिला 16 और 16 कितने हो गए? फिर से 32। ये वाला इससे मिला 16 और 16 कितने बने? 32। तो जो 32 वाला है बच्चा, ये दोनों प्रथम पीढ़ी में क्या बनाएंगे? मादा मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी। लेकिन क्या हुआ? यहां पर अब स्पर्म है नहीं निषेचन के लिए, ठीक ना? ओहो, किसे मिला दिया है यार एक, इसको हटाओ पहले तो, ये वाला यहां नहीं रहेगा। देखो पहला वाला तो, एक मिनट कलर चेंज फिर से मिटा के बना ही लेने दो, कंफ्यूज हो जाएगा। चलो भाई तुम हट जाओ, तो फिर से बना रहे हैं हम भी ना, मिलाते वगैरह। देखो शुरू से एक बार देखो, इसमें समसूत्री 1 से 2, इसमें अर्धसूत्री 1 से 4। निषेचन की क्रिया में क्या होगा बच्चा? एक मिलेगा इससे 16 16 कितना हो जाएगा? 32। दूसरा मिलेगा इससे 16 16 कितना हो जाएगा? 32। अब 2 शुक्राणु एक ही से बार बार निषेचन नहीं करेंगे, इसलिए तो ये दोनों मिलकर क्या पैदा करेंगे? मादा मधुमक्खी को। किसको? मादा मधुमक्खी को। लेकिन ये जो दोनों बच गए बच्चा, ये दोनों में अब निषेचन के लिए कोई भी शुक्राणु नहीं है, तो ये दोनों सीधे बदल जाएंगे किसमें? नर मधुमक्खियों में। किसमें? नर मधुमक्खियों में। नर मधुमक्खी में। एक बार अगर गलती हो जाए तो बार बार होने लगती, तो ये दोनों बदल जाएंगे किसमें? नर मधुमक्खी में। और नर मधुमक्खी बिना निषेचन के पैदा हुए, ना ही शुक्राणु ना ही अंडाणु मिले। और मादा मधुमक्खी निषेचन की क्रिया के लिए, इसीलिए निषेचन के कारण जो पैदा होगा उसमें क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या 32। और बिना निषेचन के जो पैदा होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 16। इसलिए इसमें लिखा था बिना निषेचन के जन्म। बिना निषेचन के जन्म। तो भैया अगर यहाँ देखा जाए, ये दोनों पैदा हुए हैं तो इनको पिता वाले हिस्से से कुछ रोल नहीं है, तो इन दोनों के पिता नहीं होंगे। लिखोगे क्या? इनके पिता नहीं होते हैं। तो अभी आप बना लोगे? अच्छा ठीक है, बाकी क्लास के बारे में प्रिंस सर से पूछ के मैसेज डलवा दिया जाएगा, ठीक है ना? चलो, तो नर मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है, मादा मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या 32 है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ये गुणसूत्रों की संख्या यहाँ क्या हो गई? आधी। और यहाँ पर समसूत्री कोशिका विभाजन में पूर्व एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ और गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रही, पहले जितना था उतना अब भी है, इसलिए इसको कहा जाएगा क्या? समसूत्री कोशिका विभाजन। पहले जितना था उतना अब भी है और एक कोशिका से 2 बने। यदि यह निषेचन की क्रिया में भाग लेंगे तो 16 16 32 मादा मधुमक्खी पैदा होगी, और बिना निषेचन के जो दोनों अंडाणु बच जाएंगे उससे क्या होगा? नर मधुमक्खी का। ये क्या होंगे? अंडाणु, और ये होंगे शुक्राणु। ठीक, चलो बात समझ में आ गई? यस सर, जी सर। चलो अब आते हैं बच्चे किस पे? संलग्नता और जीन विनिमय पे। संलग्नता और जीन विनिमय किसे कहोगे बच्चे? संलग्नता और जीन विनिमय किसे कहोगे? इसमें लिखोगे बच्चा, संलग्नता की क्रिया में 2 गुणसूत्र सैटेलाइट की सहायता से आपस में जुड़ते हैं, और विनिमय की क्रिया में गुणसूत्र एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। कहने का मतलब कि हमारे पास अगर लिखा जाए, संरचना बनाई जाए, कह रहा हमारे पास 2 गुणसूत्र है, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों क्या हैं? गुणसूत्र हैं। क्या है? गुणसूत्र। ठीक है ना? क्या है? दोनों गुणसूत्र। एक को किसी और कलर से बना लिया जाए ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये दोनों क्या है बच्चा? ये दोनों हैं गुणसूत्र। तो जब 2 गुणसूत्र सैटेलाइट की सहायता से या टीलोमियर की सहायता से, गुणसूत्रों के ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। अब केवल इसी भाग को नहीं कहोगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको सैटेलाइट ही कहते हो। तो जब 2 गुणसूत्र सैटेलाइट की सहायता से आपस में जुड़ने की क्रिया करते हैं, आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़ने की क्रिया करते हैं, आपस में ऐसे जुड़ते हैं। तो जुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता, सहलग्नता कहते हैं। और कुछ समय के पश्चात यह दोनों गुणसूत्र
एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और कुछ समय के पश्चात यह दोनों गुणसूत्र पुनः एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। आराम से समझना। और अलग होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, विनिमय। विनिमय कहते हैं। अलग होने की क्रिया को क्या कहोगे, विनिमय। विनिमय के समय क्या होता है, गुणसूत्रों के खंड जो है वो आपस में बदल जाते हैं। गुणसूत्रों के खंड क्या हो रहा है, आपस में बदल जा रहा है। आपस में क्या हुआ, बदल गया। इसका कुछ हिस्सा इसमें चला गया और उसका कुछ हिस्सा इसमें आ गया, जिसके कारण बनने वाली संरचना को कियाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, कियाज्मा कहते हैं। तो कियाज्मा में क्या होता है, गुणसूत्रों के खंड आपस में बदल जाते हैं। गुणसूत्रों के खंड आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखोगे बच्चा, कोई बात नहीं बच्चा, अभी समझो। कियाज्मा वह संरचना होती है जिसमें गुणसूत्रों के खंड आपस में बदल गए। और गुणसूत्रों के खंड आपस में बदल गए मतलब गुणसूत्र के अंदर डीएनए है, मतलब डीएनए आपस में बदल गए। डीएनए आपस में बदल गए मतलब उसमें जीन है, मतलब जीन आपस में बदल गए। तो जीन के आपस में बदलने की क्रिया को जीन विनिमय कहते हो। तो संलग्नता की क्रिया में दो गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं, किसकी सहायता से, सैटेलाइट की सहायता से। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, संलग्नता की क्रिया में, संलग्नता की क्रिया में दो गुणसूत्र सैटेलाइट की सहायता से आपस में जुड़ने की क्रिया करते हैं। आपस में जुड़ने की क्रिया करते हैं, इस क्रिया को क्या कह लोगे, संलग्नता कहते हो। ठीक है बच्चा, हाँ बहुत अच्छा बच्चे। चलो अब अगला क्या है, संलग्नता के प्रकार। संलग्नता कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो इसमें क्या लिखोगे, जब गुणसूत्रों के खंड किसी एक प्रकार से, किसी एक भाग से लिख लो, किसी एक भाग से आपस में जुड़ते हैं तो इसे अपूर्ण, इसे क्या कहोगे, अपूर्ण। यहां पे क्या जोड़ लो, अ जोड़ दो, ये टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गई है। इसे अपूर्ण संलग्नता कहते हैं, संलग्नता कहते हैं, अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास एक गुणसूत्र पहला ये है और दूसरा गुणसूत्र क्या है, ये है। संलग्नता की क्रिया में क्या हो रहा है बच्चे, दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, लेकिन कितने भागों से, किसी एक भाग से। दोनों भाग आपस में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे केवल यहाँ जुड़ा है। तो जब किसी एक भाग से जुड़ेंगे तो इसके जुड़ने की क्रिया को क्या कहोगे, अपूर्ण संलग्नता। हाँ ठीक है सलमान जी, आपने पूरा लिखा है। पूर्ण संलग्नता में क्या होगा, पूर्ण संलग्नता में होगा बच्चे, पूर्ण संलग्नता में क्या होगा, इसमें लिखोगे गुणसूत्रों के खंड दोनों भागों से आपस में जुड़ते हैं, दोनों भागों से आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं। क्या होता है, दोनों भागों से आपस में जुड़ते हैं। जैसे ये मान लो पहला वाला था और ये मान लो दूसरा वाला था, और इसमें कौन सी क्रिया हुई, संलग्नता। संलग्नता कौन सी क्रिया हुई, संलग्नता। तो इसमें क्या हो रहा है, गुणसूत्रों के खंड दोनों भागों से आपस में क्या हो रहा है, जुड़ेंगे, और दोनों भागों से जब आपस में जुड़ेंगे तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संलग्नता। तो ये पहला प्रकार है बच्चा और ये दूसरा प्रकार है। तो संलग्नता कितने प्रकार का होगा, हाँ फिगर बना के लिखोगे, एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा कि क्या जुड़ रहा है क्या नहीं जुड़ रहा है। ठीक है ना हिमांशु जी, टाइम पे ध्यान दीजिए। और क्या कहोगे, जीन विनिमय। जीन विनिमय में क्या हो रहा है, गुणसूत्रों के खंड आपस में क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसमें क्या लिखे थे, इस क्रिया में, अभी परिभाषा में लिखे थे, इस क्रिया में
गुणसूत्रों के खंड, गुणसूत्रों के खंड आपस में, गुणसूत्रों के खंड अलग होते समय, अलग होते समय, होते समय आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। और कितने प्रकार से होता है बता? 3। यह 3 प्रकार से होता है। यह कितने प्रकार से होता है? 3। पहला वाला क्या लिखे हो? एकल पारगमन। क्या लिखे हो बच्चा? हाँ, सभी लोग परिभाषा सही लिख रहे हो, ठीक है ना। चलो, सिकल सेल एनीमिया में गुणसूत्रों, हमारे शरीर का जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़कर सी आकार की हो जाती है, ठीक है ना, जिसके कारण शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हो, जब आरबीसी की क्रिया कोशिका में होती है तो उसे सिकल सेल एनीमिया कहते हो, ठीक है ना। चलो, एकल पारगमन पहला वाला है, फिर द्विपारगमन दूसरा। इसमें लिखोगे जब गुणसूत्रों के खंड, जब गुणसूत्रों के खंड एक स्थान पर बदलते हैं, एक स्थान पर बदलते हैं, एक स्थान पर बदलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? गुणसूत्रों के खंड एक स्थान पर बदलते हैं। जैसे ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों सबसे पहले क्या होगा? आपस में जुड़े होंगे, ठीक। तो एक ही जगह से जुड़े तो जाहिर सी बात है गुणसूत्रों के जो खंड है वो केवल एक स्थान पर बदले। कहाँ पर? एक स्थान पर बदला। तो कुछ हिस्सा यहाँ आ गया और कुछ हिस्सा क्या हुआ? यहाँ चला गया। इसे कहोगे एकल पारगमन। यहाँ पर लिखोगे क्या? जब गुणसूत्रों के खंड, गुणसूत्रों के खंड 2 स्थान पर बदलते हैं, 2 स्थान पर बदलते हैं, बदलते हैं, तो इसे क्या कहते हो? द्विपारगमन। द्विपारगमन कहने का मतलब यही वाला अगर हम फिर से बना दें यहाँ पे ऐसे, पहला दूसरा, और दोनों फिर आपस में क्या हुए? जुड़े। दोनों आपस में क्या हुए? जुड़े, ऐसे 2 स्थानों से। और जब गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो रहे थे तो अलग होते समय इनके गुणसूत्रों के खंड कितने स्थानों से बदले? 2 स्थानों से बदले। गुणसूत्रों के खंड कितने स्थानों से बदले बच्चा? 2 स्थानों पे। यहाँ पे भी बदल गया मान लो, और यहाँ पे भी बदल गया। गुणसूत्रों के खंड कितने स्थान से बदले? 2 स्थान से। तो इसके क्रिया को क्या कहोगे? द्विपारगमन कहोगे। क्या कहोगे? द्विपारगमन। सर ऐप पर टेस्ट अपलोड जनवरी से मिलेगा शायद आप लोगों को, कुछ आइडिया नहीं है उस बारे में, लेकिन ऐप पर टेस्ट आप लोगों को जनवरी से मिलेगा शायद, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 स्थानों पर बदलेंगे। और जैसे ही 2 से अधिक स्थानों पर बदला तो उसे क्या कहोगे? बहुपारगमन कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे? जब 2 से अधिक स्थानों पर, कुछ पढ़ लो तभी तो टेस्ट दोगे, अधिक स्थानों पर बदलते हैं, बदलते, जब 2 से अधिक स्थानों पर बदलते हैं। इस क्रिया में गुणसूत्रों के खंड क्या होते हैं? 2 से अधिक स्थानों पर बदलते हैं। तो मान लो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तो सबसे पहले ये दोनों क्या हुए? आपस में जुड़े, और जुड़ते समय ये 2 से अधिक स्थानों पर आपस में जुड़े। अब 3D तो बनेगा नहीं बच्चा, 3D फिगर यहाँ तो बना नहीं सकते, नहीं तो बना के समझा देते। मतलब ये यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, ये भी, मतलब चारों भाग आपस में जुड़े हैं। तो जब ये बदलेंगे विनिमय की क्रिया में तो गुणसूत्रों के खंड 2 से अधिक स्थानों पर क्या होते हैं? बदलते हैं। गुणसूत्रों के खंड क्या होते हैं? 2 से अधिक स्थानों पर बदलते हैं। तो यहाँ भी बदल गया, यहाँ भी बदल गया, और यहाँ भी बदल गया। मान लो 3 जगह बदला, तो इस क्रिया को क्या कहोगे? बहुपारगमन कहोगे। तो जब 2 गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने को सहलंगता, अलग होते हैं तो उसे जीन विनिमय या विनिमय कहते हो। सहलंगता की क्रिया में गुणसूत्र सैटेलाइट की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि विनिमय की क्रिया में दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं? बदल जाते हैं। हाँ, फिगर बना के भी परिभाषा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, हाँ, PDF पब्लिक रहेगा, उसको लेकर परेशान मत रहिए, ठीक। तो ये बात समझ में आ जाएगी। सहलंगता और जीन विनिमय पूछता है किसे कहते हैं, इस क्रिया का सचित्र वर्णन करें, ठीक है ना। यहीं पर लिख देगा क्या? किसे कहते हैं, यही लिख देगा किसे कहते हैं, इस क्रिया का सचित्र वर्णन करें, इस क्रिया का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें, ऐसे लिख देगा सहलंगता या जीन विनिमय किसे कहते हैं, इस क्रिया का सचित्र वर्णन करें।
ऐसे बोल देगा, ठीक है ना। चलो बता, ले लेना भाई मेरी घड़ी। कह रहा है एक लड़का सर 490 प्लस 45 प्लस आगे टॉपर बन गया तब भी ले लेना। चलो बताओ, मेरी घड़ी चाहिए ना तुमको, ले लेना। हाँ 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, ठीक। अब आते हैं बच्चा किस पे, मानव में जुड़वा बच्चे। मानव में जुड़वा बच्चे बच्चे 3 प्रकार के होते हैं और यही आज का लास्ट रीडिंग होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। और जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं पैदा, इसको समझने की एकदम कोशिश ध्यान से कीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो नहीं आएगा। तो मानव में जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो ये है मान लो मादा जनन अंग। एकदम आराम से सुनो बिना कमेंट वगैरह किए, कमेंट को छोड़ दो, ठीक। ये क्या है बच्चे, मादा जनन अंग। कमेंट को थोड़ी देर के लिए दूर रखो अपने आप से, नहीं तो ये टॉपिक एकदम समझ में नहीं आएगा। यहाँ है ओवरी या अंडाशय। ये क्या है, अंडाशय। ये है अंडाशय। एकदम आराम से समझना, गलत हो जाएगा नहीं तो। अंडाशय में होगा क्या, अंडाणु जनन। और अंडाणु जनन होते समय क्या बनेंगे, अंडाणु। क्या बनेंगे, अंडाणु। और यह सभी अंडाणु जितने भी इसके अंदर बने होंगे बच्चे, ठीक, ये ओवरी से निकलकर संयुग्मन नलिका में जाते हैं 14वें दिन। किस हार्मोन के कारण, एलएच हार्मोन के कारण। और इस क्रिया को क्या कहते हो, अंडोत्सर्ग कहते हो। और एक ही तो जाएगा नहीं, बहुत सारे ओवम यहाँ पर क्या आते हैं, अंडाणु आते हैं अंडोत्सर्ग की क्रिया में, ठीक है ना। अब इसी समय बच्चा केवल एक शुक्राणु तो आएगा नहीं, बहुत सारे शुक्राणु सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस से होते हुए कहाँ आते हैं, इसके अंदर आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ बहुत सारे शुक्राणु पहुँचते हैं निषेचन की क्रिया के लिए। अब इधर वाला मिटा देना, वहाँ वो पहुँच गया है, ठीक। जैसे ही ये शुक्राणु यहाँ पहुँचेगा तो कोई एक शुक्राणु क्या करेगा, अंडाणु से निषेचन की क्रिया करेगा कोई एक शुक्राणु क्या करेगा, अंडाणु से निषेचन की क्रिया करेगा। मान लो ये इसे मिला, और निषेचन की क्रिया के पश्चात जो पहली कोशिका बनती है बच्चा, उसको कहते हैं क्या, युग्मनज। अब यहीं से आगे बढ़ो और ध्यान से आगे बढ़ना, यहीं से आगे एकदम ध्यान से, ठीक है ना, बिना कमेंट किए। निषेचन की क्रिया के बाद कितने जाइगोट बना, एक। ये विभाजित होगा 2, 4, 8, 16 आके गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा और एक बेबी का क्या होगा, जन्म होगा। अब सभी जो ओवम थे बच्चा, वो सभी के सभी अंडाणु क्या होते हैं, उनमें गुणसूत्र होते हैं कौन से, यक्स वाले। लेकिन जितने भी शुक्राणु यहाँ पहुंचते हैं बच्चा, उन सभी शुक्राणुओं में या तो यक्स होगा या तो वाई होगा। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर मान लो यहाँ एक यक्स और दूसरा यक्स मतलब जो शुक्राणु वो भी यक्स था और जो अंडाणु था वो भी यक्स था, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लड़की, डबल एक्स फीमेल। और ये आके इम्प्लांटेशन की क्रिया करेगा तो एक जाइगोट था और एक बेबी फिर लड़की पैदा हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि यदि इसी में विभाजन हो जाए, जाइगोट ही 2 भागों में विभाजित हो जाए, तो इसे कहा जाता है जाइगोटिक डिवीजन। जाइगोटिक मतलब युग्मनज और डिवीजन मतलब विभाजन। डिवीजन मतलब विभाजन। तो जाइगोट जब 2 भागों में टूटेगा बच्चा, तो ये 2 यक्स इधर 2 यक्स इधर, मतलब ये यक्स वाला हिस्सा ही 2 पार्ट में टूटेगा। तो दोनों जाइगोट कितने हो गए, 2 जाइगोट। और दोनों जाइगोट में कौन कौन से हैं, यक्स यक्स। इसलिए इसे कहा जाता है क्या, DZ लिखा रहता है, डाई जाइगोटिक कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, डाई मतलब 2, जाइगोटिक मतलब जाइगोट, द्वियुग्मनज लिखा रहता है। और दोनों युग्मनज में गुणसूत्र कौन कौन से हैं, सेम है। अब अगर यह दोनों गर्भाशय के आवरण से इंडोमेट्रियम से आके जुड़ जाए, यह भी और यह भी, तो जाहिर सी बात है बच्चा 2 बेबी पैदा होंगे और दोनों लड़कियां होंगी। तो इसको कहोगे समान यमज, जो संरचना में भी सेम होंगे दिखने में और DNA में भी सेम होंगे। पहली चीज, अगर ये वाई वाले से जुड़ा होता तो दोनों एक्स वाई रहते, दोनों लड़के पैदा होते। तो पहले जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें कहा जाता है समान यमज। और वह समान यमज मतलब कैसे होते हैं, डाई जाइगोटिक होते हैं। दोनों दिखने में कैसे होते हैं, एक प्रकार के होते हैं। इसे क्या कहते हो, स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, समान यमज। यमज मतलब जुड़वा, ठीक है ना। और यह दोनों एक दूसरे से दिखने में कैसे होते हैं, एक जैसे ही होंगे। जो दोनों किससे पैदा हुए हैं, डाई जाइगोटिक, ठीक है ना। एक ही जाइगोट से पैदा हुए और 2 बने हैं, ठीक। चलो, एक ही जाइगोट से पैदा हुए हैं। यहाँ DZ ये हटा लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि नया नाम कहाँ से आ गया। यहाँ सिर्फ हिंदी में एक शब्द लिख लो, यह एक ही युग्मनज से जन्म लेते हैं, से जन्म लेते हैं। पहला केस। दूसरा समझ लो यहीं पे। दूसरे केस में क्या होगा बच्चा, ये था मादा जनन अंग, ठीक।
मान लो यहाँ से ओवरी से ओवम यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पे पहुंचा होगा एक अंडाणु और यहाँ पहुंचा एक शुक्राणु, और एक बार निषेचन हुआ तो कितने जाइगोट बने? एक। लेकिन कह रहा किसी कारणवश यहाँ और भी तो पहुंचे थे, यहाँ और भी पहुंचे थे, 2 जाइगोट निषेचन की क्रिया कर गए, तो जाइगोट कितना बना? 2। निषेचन की क्रिया संयुग्मन नलिका में होती एक ही बार है, लेकिन कह रहा है किसी कारणवश 2 हो गए, तो 2 होने के कारण 2 जाइगोट बनेंगे, और ये दोनों आके गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ जाए, तो यहाँ पर 2 जाइगोट, तो 2 बेबी पैदा होंगे। अब मान लो दोनों बार में एक बार एक्स जुड़ा एक बार वाई जुड़ा, तो दोनों लड़के पैदा हो सकते हैं, दोनों का शकल भी सेम नहीं होगा, डीएनए भी सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों 2 जाइगोट से पैदा हो रहे हैं। एक ही जाइगोट 2 भागों में विभाजित नहीं हो रहा। दोनों बार एक्स पहुंचा तो दोनों लड़कियां पहुंचेंगी, दोनों बार एक बार एक्स और एक बार वाई पहुंचा तो दोनों लड़के और लड़कियां दोनों पैदा होंगी, तो ये दोनों क्या होंगे? एक लड़का और एक लड़की। और दूसरे केस में यही वाला होगा, दूसरे केस में, तीसरे केस में यही होगा, लेकिन विभाजन होते समय शरीर एक दूसरे से अलग नहीं हुआ, तो शरीर आपस में क्या होगा? जुड़ा रहेगा। तो दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन इनका शरीर आपस में क्या होगा? जुड़ा होगा, ठीक है ना। वो बहुभ्रूणता कहते हैं कि बकरियों वगैरह में बच्चों की संख्या अधिक होती है, ठीक है ना। हाँ, तो एक केस क्या हो गया कि दोनों लड़कियां हो, दोनों के शकल भी सेम हो, दोनों के डीएनए भी सेम हो, दोनों लड़के हो, दोनों के शकल भी सेम हो, दोनों के डीएनए भी सेम हो, एक लड़की हो और दूसरी भी लड़की हो, लेकिन दोनों के शकल और डीएनए एक दूसरे से अलग है, दोनों लड़के हो और दोनों का शकल और डीएनए एक दूसरे से अलग हो, एक लड़की हो और एक लड़का हो, दोनों एक दूसरे से अलग हो, और तीसरे केस में दोनों लड़कियां हैं, दोनों का शकल भी सेम है लेकिन शरीर आपस में जुड़ा है, चौथे केस में दोनों लड़के हैं, दोनों की शकल और डीएनए भी सेम है, दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े होंगे आपस में तो इसको कहते हो क्या? इसको श्यामीज कहते हो, श्यामीज कहते हैं, जब शरीर आपस में जुड़ा हो, जब शरीर आपस में जुड़ा हो, आपस में जुड़ा हो, ठीक। यहां दोनों का डीएनए और प्लस संरचना क्या होगा? समान होगा, सब एक जैसे दिखेंगे। दूसरा केस, और इस केस में क्या होगा? डीएनए और संरचना असमान हो, पैदा तो एक साथ हुए हैं लेकिन ना डीएनए मिल रहा है ना संरचना। तो इस तरीके से 3 प्रकार के बच्चे होंगे। उर्दू की क्लास बच्चा कुछ समझ में नहीं आया, क्यों नहीं हुआ? हम थोड़ा लेट आए हैं, ठीक है ना, मतलब अपने टाइम पे हैं, उर्दू की क्लास में नहीं आए, ठीक है ना। हाँ, बता देंगे। तो यही 3 प्रकार के जुड़वा बच्चों के बारे में लिखे हो। श्यामीज वाले में क्या लिखे हो? ये समान यमों के बाद युग्म युग्मित होते हैं, लेकिन पूरी तरह से पृथक न होने के कारण परस्पर आपस में जुड़े रहते हैं। कुछ दशाओं में ऑपरेशन के द्वारा इन्हें पृथक कर किया जा सकता है, जिससे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सके। यह ऑपरेशन अत्यंत कुशल चिकित्सक द्वारा करवाना चाहिए, इसकी जान को क्या हो सकता है? खतरा। तो तीसरा प्रकार था श्यामीज। दूसरा समान यमज या आइडेंटिकल ट्विन्स, यह एक ही युग्मनज अर्थात जारकोट के प्रथम विभाजन के फलस्वरूप बने संतत कोशिकाओं अर्थात कोष्ठकों से पूरी तरीके से पृथक होकर अलग अलग भ्रूणों में विकसित हो जाते हैं, इसलिए ये एक युग्मजी या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहलाते हैं। यह स्पष्ट है कि समान लिंग और जीन ढांचे वाले होते हैं, अतः इनके लक्षणों में भिन्नताएं केवल वातावरणीय दशाओं के कारण हो सकती है, और इनका पालन पोषण विभिन्न प्रकार की दशाओं में करके हम इनको आनुवंशिक लक्षणों का पता लगा सकते हैं। मतलब 2 जुड़वा बच्चे भी कभी एक जैसे नहीं होते हैं। मान लो एक गांव में रह रहा है, एक शहर में रह रहा है, शरीर सेम है, डीएनए सेम है, लेकिन व्यवहार अलग हो जाता है, ठीक है ना। चलो, तीसरे केस में कह रहा है भ्रांति यमज। ये लगभग एक ही समय पृथक हुए शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं से निषेचन के समय बनते हैं। इसमें द्वियुग्मनीय युग्मन या डाइजाइगोटिक भी कहते हैं। यह स्पष्ट है कि यह एक ही समय पर पृथक लिंग हो सकते हैं, लेकिन इनका जीन एवं ढांचा बिल्कुल समान नहीं हो सकता है। इनके आनुवंशिक लक्षणों में इतना ही अंतर होता है जितना कि किन्हीं अन्य 2 सगी संतानों में होता है, अतः यह वातावरणीय दशाओं में पले और समान उर्जा के विभिन्न जाति में हो सकते हैं। इस केस में शकल और डीएनए सेम नहीं होगा, इस केस में शकल और डीएनए सेम होगा, इस केस में शकल और डीएनए सेम है, लेकिन शरीर आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चा। तो इतने टॉपिक थे आज से रिलेटेड, और अब आते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चलो, इससे ज्यादा टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर करो। चलो, 5 मिनट में जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं उतना कर लिया जाए। हाँ, एक लड़का और एक लड़की हो सकती है, लेकिन निषेचन 2 अंडाणुओं में 2 अलग अलग शुक्राणुओं से होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, ठीक है बच्चा, पहले का बी पूरी तरीके से सही है। घटक जो विभिन्न गुणों, विभेदी गुणों के जोड़ों के दर्शाता है, वह क्या कहलाता है? एलील कहलाता है, ठीक। चलो, पहले का 20। दूसरा, आनुवंशिकी की पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है बच्चा? चलो, दूसरे का क्या हो जाएगा? ए। पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। पैदा कब हुए थे? 1822 में। मरे कब थे? 1884 में। शिक्षा कहाँ से ज्ञान की, मतलब पादरी कहाँ थे? तो ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में, ठीक है ना।
छींक क्यों आ रहा है यार। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के कुल गुणों की संख्या कितनी थी? 7 थी। चलो अभी इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी करोगे आप लोग, ठीक है ना। मेंडल ने प्रस्तावित किया था संलग्नता का नियम, 10% ऊर्जा का नियम, आनुवंशिकता के नियम, और इनमें से कोई नहीं। बताओ। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता है, बिंदी की जगह कुछ और लग गया। कौन सा था बताओ। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। चौथे का सी सही बात है। आनुवंशिकता के नियम के बारे में बताया था, ठीक है ना। 10% ऊर्जा लिंडमैन ने दिया था और संलग्नता को कार्ल कोरेंस ने बताया था, ठीक। अगला, मेंडल के नियम में रूपांतरित किया किसने किया था? मेंडल के नियम को किसने रूपांतरित किया था? कार्ल कोरेंस ने, टी शेरमैक ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, इनमें से कोई नहीं। बताओ। पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर, पांचवें का बताओ। पांचवे का ए, पांचवे का सी। हाँ, मेंडल के नियम को रूपांतरित किया था, उनके 3 शिष्य कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज, टी शेरमैक और कार्ल कोरेंस। तो इसको रूपांतरित परिवर्तित किया था किसने? कार्ल कोरेंस ने 1905 में, ठीक। हाँ, ये 3 शिष्य थे, ये सहयोगी थे, मेन वही थे, 1905 में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से मेंडल ने किससे प्रतिपादित नहीं किया था? आप लोगों को अक्सर बोले हैं जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आए नहीं पहले घेर लिया करिए, नहीं तो वो आपको गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना। प्रभुता का नियम या प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभुता या प्रभाविता का नियम, विस्थापन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बताओ। छठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। छठवें का बी। हाँ, अपूर्ण प्रभाविता कार्ल कोरेंस ने बताया था, ठीक है ना। अपरिपूर्ण प्रभुता भी उसको कहते हो, ठीक। चलो अगला, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया था? एनुअल प्रोसीडिंग सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ब्लूम वाले पत्रिका में कब प्रतिपादित किया था? 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 7वें नंबर क्वेश्चन पे जाइए। पूरा जनवरी आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 7वें का क्या है? सी, 1865। चलो, मेंडल के नियमों की मान्यता किसने दी थी? मान्यता दिलाई थी किसने? कोरेंस ने, टी शेरमैक ने, डी व्रीज ने, इन सभी ने। चलो 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, 1900 में तो दोबारा खोजा था उसको, ठीक है ना, प्रकाशित 65 में ही हुआ था। 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, आल, अभिषेक बिहारी या भारती जो भी था बच्चा, तीनों उनके जो शिष्य थे उन्होंने, इन तीनों ने मिलकर कार्य किया। सबसे ज्यादा कार्य किसने किया था? कार्ल कोरेंस ने। अगला, मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम किस पर आधारित है? परीक्षण संकरण पर, मतलब टेस्ट क्रॉस पर, प्रतीप संकरण मतलब बैक क्रॉस पर, मोनो हाइब्रिड संकरण या एक संकर संकरण पर, या डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विगुण संकर संकरण पे। चलो बताओ। इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हो और इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हो, ठीक है ना, तीसरा नियम। चलो 9वें क्वेश्चन का आंसर करो। 9वें का डी और सी में मुकेश कुमार जी आप सही हैं। इनका आधारित है किस पर? एक संकर संकरण पर, ठीक है ना। चलो अगला, किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप या F2 वंशज में अनुपात क्या आता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड मतलब कैपिटल टी वाले कैपिटल टी को कराओ स्मॉल टी से स्मॉल टी, तो पहली पीढ़ी में आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसमें स्व परागण या स्व संकरण की क्रिया कराओगे तो उसमें पूछ रहा है बच्चा कि फिनोटाइप मतलब दृश्य रूप, देखने के हिसाब से कैसा आता है? तो रेशियो क्या आएगा देखने के हिसाब से? बताओ। देखने के हिसाब से तुमको दिखेंगे 3 लंबे और 1 बौने, तो रेशियो आ जाएगा 3:1, ठीक। 4 क्वेश्चन और। किसी एक संकर संकरण में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? जीनोटाइप अनुपात इस यही 3 के हिसाब से, तो 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्या हो जाएगा? 1:2:1 जीन के हिसाब से चलोगे जब, ठीक है ना। हाँ चलो, 12वां संतान में रेसिप्रोकल पेरेंट के बीच क्रॉस को क्या कहते हैं? एकल संकरण, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 12वें का क्या हो जाएगा? सी, टेस्ट क्रॉस को परीक्षण संकरण भी कहते हो, ठीक है ना। चलो 13वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड लास्ट है ये, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन महत्वपूर्ण है किसके लिए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए, डाईहाइब्रिड परंतु मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, ए और बी दोनों के लिए। 13वें नंबर क्वेश्चन पर जाओ, 13वें पे। 13वें का डी सही होगा बच्चा, ये डाई हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड दोनों पे होगा। येलो राउंडेड ग्रीन रिंकल टाल वाला जो क्वेश्चन है वो दोनों पे आश्रित है, ठीक है ना। हाँ चलो, और लास्ट क्वेश्चन, मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? पृथक्करण का नियम है कि प्रभाविता का नियम है कि बहुजीवी वंशागत का नियम है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, उसके बाद मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6 पे, ठीक है ना बच्चा। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है?
पहला प्रभाविता का नियम, तीसरा पृथक्करण का नियम, तो दूसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलो बच्चा, ठीक है। हाँ, बी 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 बी। चलो चलो चलो, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना बच्चा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपना दिन अच्छा करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय।